धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, जो ये स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये व्यक्तिगत और समाज का आधार क्या है? एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी सांस जो हवा है, अच्छा पानी, आहार और जो फिजिकल फिटनेस है हमारे शरीर की, वो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या यह सवाल का उत्तर जानने के लिए राजस्थान का हर नागरिक को अधिकार है या नहीं है? कोई तो कोई जिम्मेवारी लेगा। ये जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है या किसी और डिपार्टमेंट की? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की है तो जो राजस्थान के अंदर इस चारों पैरामीटर में जो स्थिति है, उसके संदर्भ में क्या हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? आज जो सांस ले रहे हैं हम लोग, हवा, उसकी क्या हालात है राजस्थान में, ये कौन बताएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट बताएगा या नहीं बताएगा? आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई जिला है, उसमें क्या हनुमानगढ़ है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी हवा जो एयर पॉल्यूशन के पैरामीटर से, उसमें बाड़मेर और सिरोही है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? और क्या हमको सरकार और समाज के नाते जो आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सांस, वो सांस तो सबको लेनी पड़ेगी और इसी हवाओं में से सांस लेनी पड़ेगी, उसके संदर्भ में हमको प्राथमिकता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये अवेयरनेस कैंपेन या और किसी भी माध्यम से हम लोग इस बात के लिए अपने जीवन के अंदर, व्यवस्था के अंदर प्राथमिकता बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? अगर नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों के लिए अच्छी सोच नहीं रखेगी। तो हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। पानी के संदर्भ में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, उस पानी की गुणवत्ता क्या है? आईजीएनपी के माध्यम से जो पानी एक बड़े हिस्से के अंदर मिल रहा है और दूसरे जो पानी के स्रोत से मिल रहा है, क्या वो पानी सर्वोत्तम है या नहीं है? अगर सर्वोत्तम है तो सरकार को और विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट को ये कहना चाहिए, जो सर्वोत्तम पानी है, जो पी सकना चाहिए, वो पीना पानी, पेयजल आप लोगों को मिल रहा है आईजीएनपी के माध्यम से, और नहीं है तो ईमानदारी से ये कहना चाहिए कि नहीं, ये सर्वोत्तम पानी नहीं है। जो रेन वाटर, जो बरसात का पानी है, टाकों के माध्यम से जो हम लोग पी रहे हैं, वो अगर सबसे बेहतरीन पानी है तो ये कौन कहेगा? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट की। इसकी तुलना करने की जिम्मेवारी किसकी है? इसकी तुलना करने की जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है कि जो हम लोगों को चाहे अंडरग्राउंड वाटर जिसमें फ्लोराइड कंटेंट है और दूसरे तरह के हैं, बोलने के लिए तो बोल लेते हैं कि आरओ वाटर, जो स्पेशलिस्ट है आरओ वाटर के लिए यूएन का या बाकी जो ग्लोबल स्पेशलिस्ट है, वो आरओ वाटर के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या आरओ वाटर है, इसको कौन बताएगा? सिर्फ दोषारोपण। आज पूरा का पूरा जो तंत्र है वो आज अकाउंटेबिलिटी उसमें किसी की नहीं, और उसका दोषी कौन है? दोषी हम लोग हैं। कोई भी मंत्री खड़ा होकर ये बात करता है, उसका चरित्र दिखाता है। मैं जब वहां पे था मंत्री के तौर पर, कभी भी मैंने ये बात नहीं करी कि पहले की सरकार ने ये क्या, कि मैंने राजस्व मंत्री हूं, मैं चाहे पहले की सरकार है, आज की सरकार है, मैं मंत्री रहते हुए सबका पूर्ण तरह से जिम्मेवार कोई हूं तो मंत्री के तौर पर मैं हूं। कभी भी मैंने दूसरी बात नहीं करी। रिकॉर्ड देखकर करो। अगर आप ये बात करोगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या संदेश दे दो कि एक ब्यूरोक्रेट जो अपनी कुर्सी पर बैठा है, वो पूरी की पूरी जिम्मेवारी इस तरह से अपने से दूर रख लेगी, देखो पहले के ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ, पूरे की पूरी संस्था के बारे में ये संदेश अपन लोग दे रहे हैं। ये जिम्मेवारी हम लोगों की है। आज पानी के संदर्भ में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर इजराइल मॉडल की बहुत चर्चा होती है। उस इजराइल मॉडल से बेहतरीन पीने के पानी का स्रोत का मॉडल कहीं है तो इसी राजस्थान के अंदर। हम लोगों का दुर्भाग्य कि उसका प्रचार प्रसार हम लोग नहीं करते। जो थार के अंदर टाके बने हुए हैं, बहुत कम बारिश के बावजूद उन टाकों के अंदर जो पानी मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर, जो गुणवत्ता है उस पानी के अंदर, आज हम लोगों के पास है वो।
और उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बाड़मेर के अंदर नरेगा के माध्यम से 1 लाख टाके, इस तरह के दुनिया में आपको उदाहरण नहीं दिया। और समाज की स्वीकार्य की भी ये पद्धति है, पर इसके बारे में हम लोग कभी भी अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं। बड़े से होल्डिंग बनाएंगे तो व्यक्ति विशेष के होल्डिंग बना देंगे, उसकी महिमा मंडल करने के लिए हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य की हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। ये अप्रोच कौन बदलेगा? ये अप्रोच हम लोग नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आहार के संदर्भ में आज हम लोग खिला क्या रहे हैं? राजस्थान के नागरिकों को खिला क्या रहे हैं? अगर इसका ईमानदारी से कोई उत्तर ढूंढने लगेगा तो रात को उसको नींद नहीं आएगी। कितना अडल्ट्रेटेड, कितना मिलावटी खाना हम लोग खा रहे हैं। कम से कम इसकी शुरुआत तो करें हम लोग। जो सच्चाई है वो समाज में हम लोग बताएं, राजस्थान की जनता को बताएं कि जो खाना वो खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है। कौन बताएगा ये? इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बड़ा सा न्यूज आर्टिकल आया कि वेजिटेबल ऑयल अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं आ रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। उस वेजिटेबल ऑयल से क्या हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है, सही है गलत है, उसकी चर्चा कर उसका निर्णय कौन करेगा? आज हम लोग जो सब्जियां खा रहे हैं, आज जो हम लोग फल खा रहे हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड कंटेंट कितने हैं? क्या हम फल और सब्जियां खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं? आज जो गेहूं हम लोग खा रहे हैं, उस गेहूं की क्या हालात है? दूध, घी, आज दूध कैसा मिल रहा है हम सबको पता है, पर आंखें बंद कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर कितना मिलावटी दूध आ रहा है, और कानून हम लोगों ने क्या बना रखा है कि मिलावट के संदर्भ में क्या ये मिलावट है? दूध के अंदर अगर पानी है तो वो मिलावट है, दूध के अंदर अगर यूरिया है तो ये मिलावट है क्या? ये इंसान को जहर देने का काम हो रहा है, और हम लोगों को कानून और नियम नहीं बनाने की हम लोगों की प्राथमिकता है। कौन बनाएगा? ये सदन बनाएगा। तेरा मेरा कर और अपन अपनी जिम्मेवारी को धकेल रहे हैं और राजस्थान को जहर खिलाया जा रहा है। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, ये जहर है जो दूध वो दे रहे हैं। घी, आज हम लोग बहुत कहते हैं जय गौ माता, गाय के पूजन में लगा रखते हैं अपना पूरी की पूरी प्राथमिकता से, पर आज राजस्थान को घी कैसा मिल रहा है? पहले डॉक्टर लोगों की अलग ओपिनियन थी घी के संदर्भ में, वो दुनिया में ओपिनियन बदली है, पर वो घी कैसे मिल रहा है? जो बाजार से जो कुछ भी आ रहा है सभापति महोदय, वो 90% से ज्यादा खाने योग्य नहीं है। हम लोग बस ये गाय का घी खा रहे। ये सिर्फ गाय का घी अगर हम लोगों को मिल रहा है हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं, गाय का घी खा रहे। गाय की नस्ल क्या है? ज्यादा से ज्यादा इस सवाल का उत्तर ढूंढने के बाद हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, अच्छी गाय का नस्ल है, गिर की है, थारपारकर की है, साहिवाल की है, तो हमको बेहतरीन दूध और घी मिल रहा है। पर सभापति महोदय, जो गाय आहार ले रही है, आहार के अंदर जो चारे में जो पेस्टिसाइड है, क्या वो दूध के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उसका उत्तर है मिल रहा है। राजस्थान के अंदर कितना शुद्ध आहार से इन पशुओं के माध्यम से हम लोगों को दूध मिल रहा है, उसके प्रतिशत के लिए अध्ययन करने की अगर कोई प्रयास करेगा तो हम लोगों का आईना अपना पता चल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि राजस्थान में ऐसा मॉडल नहीं है, पर हमारी समाज और सरकार की प्राथमिकता नहीं है। मेरे पड़ोस के अंदर कोलू गांव में पृथ्वी सिंह कोलू है, अच्छा व्यापारी है, वो आहार के संदर्भ में प्राथमिकता रखता है। तो मेरे खुद के गांव से 400 किलोमीटर दूर जैसलमेर में पोचीना में उसने गाय रखी है, और उस गायों को जो आहार दे रहा है वहां के सेवन और दामन और बाकी आहार, वो सर्वश्रेष्ठ आहार वो दे रहा है। और उसका घी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आपको पता, छोटू सिंह जी, बाबू सिंह जी वो घी लेकर दिल्ली में बाबू सिंह जी के माध्यम से अमित शाह जी और बाकी नेताओं के पास पहुंचा। मेरे को भी वो मिला, उमेदा राम जी को भी मिला, और पृथ्वी सिंह जी ने मेरे को भी कहा कि भाई घी आप भी अपने नेताओं को दो। वो मैं किस मुंह से वो घी दूं? मेरा परिवार तो किस तरह का घी खा रहा है, और मैं मेरे अपने आप को दिखाने के लिए वो घी ले जाकर और नेताओं को दूं? मैंने सोचा
मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वो घी, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर वो घी है कितना। पर के जी, थोड़ा बहुत मुझे राजस्थान से मोहब्बत है। मैं इस राजस्थान में सिर्फ पद पाने के लिए इस राजस्थान को नहीं देखता हूं। इस राजस्थान ने बहुत कुछ दिया मेरे को, जो मेरे योग्य नहीं हो उससे ज्यादा इस राजस्थान मेरे को दिया है। तो जो आहार है सभापति महोदय, तो मेरा मानना है ये कौन करेगा। और सबसे खतरनाक चीज कि जो ये जिहाद मिला रहे हैं, उनके संदर्भ में हमने नियम क्या बनाए हुए हैं, बड़े कमजोर नियम बनाए हुए हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोगों ने बनाई हुई है सिर्फ मिलावटी के लिए। उससे भी और हम लोगों के चेहरे के ऊपर एक धब्बा कि उसके अंतर्गत जो दोषी है उनके केस विड्रॉ कर रहे हैं, और हम लोग सुन और मौन है, पूरा का पूरा सदन सुन और मौन है। ये मैं नहीं बताना चाह रहा हूं किस साल में हुए, किसने किए, कि वही बात हो जाएगी कि आरोप प्रत्यारोप के अंदर हुए, राजस्थान के अंदर हुए, किस मिलावट के संदर्भ के अंदर जो केस रजिस्टर हुए। क्या हम लोगों के पास मानव संसाधन है? हेल्थ इंस्पेक्टर्स हम लोगों के पास कितने हैं? लेबोरेटरीज कितनी है? क्या इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे? पूरा का पूरा हमारा सोच, हमारी प्राथमिकता केंद्रित हुई भी है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों के, हम लोगों के परिवार शहरों में रह रहे हैं, और हम उन्हीं शहरों के साथ अन्याय भी कर रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत पूरा का पूरा अपने 26 मिनट की बात के अंदर पूरा जो केंद्रित रखा, वो जयपुर के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था, एसएमएस के अंदर अगर 15,000 ओपीडी आ रही है, तो ये क्या अच्छा संकेत है क्या? ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आप लोग देख लो, कहीं भी जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, वो केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है? आपको उत्तर मिलेगा वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं क्यों ये नहीं कह रहा हूं कि आप जापान का मॉडल जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन है, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल बेहतरीन है, स्वीडन का मॉडल बेहतरीन है, उसको लागू करो। नहीं, हमारा राजस्थान की परिस्थिति से राजस्थान का मॉडल बनना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि साउथ का मॉडल लेकर आ जाओ, क्योंकि आज आंकड़े कह रहे हैं कि साउथ का मॉडल बहुत अच्छा है। केरला का मॉडल भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लेकर आ जाओ, क्योंकि केरला के अंदर या साउथ के अंदर जब देश आजाद हुआ और उसके बाद में जो हेल्थ पैरामीटर्स है उसके अंदर कितना सुधार आया, पर हमको सीखना तो चाहिए। उनको सीखकर हम लोग अपना खुद का मॉडल तो बनाए। पूरा का पूरा हम लोगों का फोकस हो गया है सेंट्रलाइज्ड करो, सेंट्रलाइज्ड करो। एसएमएस कम पड़वा है, एसएमएस अगर कम पड़वा है तो एसएमएस को बढ़ाना ही हम लोगों के ये हल है क्या? नहीं, ये हल नहीं है सभापति महोदय। हमको पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड करनी चाहिए। ये जो बहुत महिमा मंडल कर रहे हैं, कोरोना के वक्त के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी वो कहां गई? जो आप लोग कह रहे हैं पूरा का पूरा संसाधन चौको, पूरा का पूरा मानव संसाधन, पूरा का पूरा आर्थिक संसाधन, जो कोरोना के वक्त के अंदर वो उन्होंने साथ नहीं दिया। तो कोरोना के वक्त में जो डिसेंट्रलाइज्ड कोरोना सेंटर्स बने और छोटी छोटी जगह बने। सभापति महोदय, राजस्थान को क्या चाहिए? राजस्थान को चाहिए कि जो सब सेंटर्स है वो बेहतरीन से बेहतरीन सब सेंटर्स कैसे बन सके। जो पीएससीज है उसके अंदर व्यवस्था करो। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अगर ओपीडी के लिए एमडीएम और एसएमएस आ रहा है तो हम लोगों की नीतियों के अंदर गलती है। इसको पहले स्वीकार करना चाहिए कि प्राइमरी इलाज के लिए अगर हम लोग इन अस्पतालों में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर क्या ये इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई कि सिर्फ रेफरेंस हॉस्पिटल होने चाहिए। प्राइमरी जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के लिए सब सेंटर पीएससी और सीएससी तक ही हम लोगों को करना चाहिए। और अगर कोई क्रिटिकल है और फिर हम लोग अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए कहते हैं कि मेरी विधानसभा के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, आप अपने मतदाताओं, जो शहरी मतदाता हो, उनके व्यवस्थाओं के अंदर बाधक बन रहे हो। जाकर देख लो आप कि एसएमएस के अंदर कितने प्रतिशत यहां के स्थानीय जयपुर के नागरिक है। 90% लोग गांव से आ रहे हैं क्योंकि उनको वहां ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। और जयपुर के नागरिक जिनको वहां ट्रीटमेंट जयपुर में मिलना चाहिए वो दर दर भटक रहे हैं और निजी अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं। ये बात करेंगे तो आपके विवाद करने वाला और के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ये तर्क दे दो कि शहर और गांव के बीच में झगड़ा कर रहे हैं। इस जो सेंट्रलाइजेशन किया आपने, केंद्रीकृत किया, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है, उसमें शहर को भी हो रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है।
आज हमारे कोरोना के वक्त के अंदर सभापति महोदय, जो हर कोई दौड़ गया था, उन कोरोना के मरीज के साथ खड़ा होने वाला उनके परिवार के लोग भी नहीं रहे। कौन रहा? क्या आज हम लोगों को उनके संदर्भ में अपनी प्राथमिकता रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? ईश्वर नहीं करेगा इस तरह की अगर कोई परिस्थिति आगे बने तो क्या जो उसके अंदर योगदान कर रहे हैं वो इस तरह की सोच रखें कि भाई हमारे को सरकार की तरफ से जो हमारा योगदान है, समाज की तरफ से योगदान है, उसको जब भी वक्त पड़ेगा नजरअंदाज कर लेंगे। सभापति महोदय, चंद प्रशासनिक अधिकारी उस वार्डों के अंदर गए होंगे। कोविड सेंटर के अंदर डॉक्टरों की तादाद भी बहुत कम थी। अगर कोरोना से किसी ने लड़ाई लड़ी तो नर्सिंग स्टाफ ने लड़ी। मैं सलूट करना चाहता हूं नर्सिंग स्टाफ को, जिन्होंने इस कोरोना की लड़ाई के अंदर जब परिवार ने साथ छोड़ दिया, व्यवस्थाओं ने साथ छोड़ लिया, तो नर्सिंग स्टाफ ने हमारे कोरोना से पीड़ित जो मरीज थे उनके बीच में रखे। उसके अलावा भी बहुत अच्छे मॉडल थे, ऐसी बात नहीं मॉडल नहीं थे। जो 5 दवाई का किट का मॉडल राजस्थान के अंदर जिस किसी अधिकारी ने इसका फैसला लिया, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उस वक्त भी मैंने धन्यवाद दिया कि 5 दवाई के किट की व्यवस्था का फैसले के माध्यम से जिस किसी को भी थोड़ा बहुत इस तरह का लग रहा था उनको सबको पहुंचाया। तो क्या इस पद्धति को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? यूटीपी के माध्यम से उन नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी जान को हथेली में लेकर कोरोना के वक्त के अंदर योगदान किया। आज हम लोगों ने आंख मीच ली उनके लिए। क्या ये जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है? हम लोग कूतर्क दे रहे हैं कि पूरे की पूरी भर्ती हो गई। भर्ती के संदर्भ में भी क्या हालात हैं? सब पदों पर भर्ती हुई या नहीं हुई? सभापति महोदय, नहीं हुई। पर सिर्फ हम लोगों को उन यूटीपी से जो जीएनएम थे, नर्सिंग अधिकारी थे, जिनका योगदान ईमानदार से कोई आकलन कर ले सर्वश्रेष्ठ था। श्रेय लेने के लिए तो सब कुछ थे, पर धरातल के अंदर उन लोगों ने ही संघर्ष किया था। आज मेरे से तो बहुत स्नेह है, मंत्री जी मेरे को तो बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। यहां पर मंत्री जी सिर्फ बाइतू उप जिला चिकित्सालय के अंदर 38 स्वीकृत पद है। उस 38 स्वीकृत पद के अंदर सिर्फ 13 कार्यरत है और 25 रिक्त है। जैसलमेर जिले के अंदर 40 समय हो गया, मुझे ये बोला गया 30 मिनट। 20 या तो ये सही है या आप सही है। 20 मिनट नहीं, मैं है बोलने वाले वक्त। हाँ, ये बच्चे बोले, दोनों में आप तय कर लो। अगर नहीं समय अगर है, बोल नहीं पाएंगे, 20 में ही अपनी बात समाप्त करें प्लीज। नहीं, मैं समय कितना निर्धारित 20 मिनट में अपनी बात। मेरे सचेतक महोदय ने कहा कि 25 मिनट। फिर ये बाकी लोग कम करने पड़ेंगे। नहीं, ये अधिकार मेरा नहीं है। ये समय सीमा, सचेतक साहब समय सीमा तय करने का अधिकार स्पीकर को है और पार्टी के अंदर आपस में समय सीमा तय करने का अधिकार एलओपी को और सचेतक को है। अगर इन्होंने 20 मिनट कहा तो मैं 20 ही करूंगा, इन्होंने 2 कहा तो 2 ही करूंगा। ये तो करना ही चाहते हैं, क्योंकि इनको तेरे मेरे के अंदर या किसी का आरोप प्रत्यारोप करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा स्टेरॉयड के माध्यम से हम लोगों के शरीर की क्या स्थिति हुई, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि स्टेरॉयड जीवन रक्षक दवाई है। सरकार के तरफ से उसके अंदर बहुत कम टैक्स लगता है और वो सबसे सस्ती होती है। स्टेरॉयड के माध्यम से जो कोई भी बीमारी हुई तत्कालीन हम लोगों को राहत मिलती। और पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह जो छोला क्वैक है और जो अपनी एमबीबीएस और एमडी किए हुए भी डॉक्टर जो जल्दी इलाज की हमारी प्रवृत्ति है कि एकदम तत्कालीन राहत मिले, उसके कारण स्टेरॉयड दे रहे हैं। स्टेरॉयड के कारण राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? क्या स्टेरॉयड के संदर्भ में हम लोगों को नीति नहीं बनानी चाहिए? एंटीबायोटिक, छोटा सा भी जुकाम हो
तो एंटीबायोटिक ज्यादा से ज्यादा एमजी की करिए। इस एंटीबायोटिक के संदर्भ में हम लोगों को नीति बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तत्कालीन राहत मिलती है। तत्कालीन राहत मिलती है तो मरीज को यह लगता है कि इसको अवेयरनेस नहीं है, कि मरीज को लगता कि नहीं ये डॉक्टर तो सबसे अच्छा है, ये डॉक्टर हम लोगों को बहुत अच्छी दवाई दे रहा है। क्या ये चीज हम लोगों को समाज के अंदर, क्योंकि कोविड के वक्त के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस गांव में हुए और सबसे ज्यादा मौतें हुई। तो सभापति महोदय, मेरा निजी अनुभव है कि कोविड के दिन एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं कोविड सेंटर में नहीं गया। एक बार नहीं, मैं 10-10 बार कोविड सेंटर के अंदर जाता था। जो मेरा निजी अनुभव है, स्टेरॉइड के कारण सबसे ज्यादा केसेस खराब हुए और स्टेरॉइड के कारण ही सबसे ज्यादा मौतें हुई। तो स्टेरॉइड के संदर्भ में हम लोगों को नीति बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सभापति महोदय, जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से, अगर स्कीम के माध्यम से ही बात करें, उसके माध्यम से 25 लाख तक, उस 25 लाख के संदर्भ में भी विवाद किया गया। ये सब कितने मरीज हैं, न्यूनतम सुरक्षा देने का किसकी जिम्मेवारी है? कि 25 लाख तक की भी अगर इलाज के लिए लागत लगेगी तो सरकार खड़ी है सिर्फ इस मंशा से। चिरंजीवी के अंदर 25 लाख, उसके अंदर एक कुतर्क दिया जा रहा है कितने मरीजों के, अगर 10-20 परिवार भी है तो उसकी जिम्मेवारी भी राजस्थान सरकार की है किसी और की? 50 लाख मरीजों का इलाज हुआ। आज उस चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर और मां कर लिया, यह आपका अधिकार है, आपको मुबारकबाद, आपने जो भी किया वो आपके अधिकार। लोगों को पीएससी को भी शामिल करना चाहिए। उत्तर है हाँ, करना चाहिए, क्योंकि जो जांचें हैं, जांचे के लिए हम धकेल रहे हैं कि आप सीएससी में जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, ये पूरी की पूरी जांचें हम लोगों को पीएससी स्तर के अंदर ही होगी। सभापति महोदय, मैं भाई तू विधानसभा की बात करता हूं कि तमाम पीएससी के अंदर सीबीसी मशीन लगी हुई है, पर सरकारी फैसला जो पीएससी के अंदर कि किसी भी प्रकार का हम शुल्क नहीं लेंगे, वो बंधन बांधता है वहां के डॉक्टरों को कि वो सीबीसी मशीन के अंदर केमिकल कहां से डालें। और वो पूरी की पूरी मशीन मैंने किसी और माध्यम से, सरकारी माध्यम से नहीं, वो मशीनें लगाई पर उसे जांचें नहीं हो पा रही है। तो इसमें नियमों में परिवर्तन कौन करेगा, ये शिथिलता कौन लेकर आएगा? ये हम लोगों को लाने पड़ी। आज कितने रुपए का क्लेम इन इंश्योरेंस कंपनी के में ड्यू है? बहुत बड़े तादाद के अंदर ड्यू है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों में नहीं, मुख्यमंत्री दवा योजना के मार्फत से जो अस्पताल है जोधपुर के अंदर, खबर आई कि एमडीएम के अंदर जो भी वहां सप्लायर है 40 करोड़ ड्यू है और उसने दवाइयां देनी बंद कर ली। क्या हम धकेलना चाहते हैं उन प्राइवेट दुकानों के तरफ? अगर धकेलना चाहते हो तो ईमानदारी से राजस्थान में यह बात करें कि हम लोग इस व्यवस्था को वापस, कोई गलत चीज नहीं है, अपने अपने मॉडल होते हैं। दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट मॉडल को भी कई देशों ने अपनाया है। इस मॉडल के संदर्भ में अगर हम लोग ये राय रखती है तो सदन के अंदर सरकार को खड़ा होकर हम लोगों को करना चाहिए। आज जो क्लेम, कितने क्लेम बन रहे हैं, ईमानदारी से उसका आकलन कर लो। सीएससी के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी का जो राजस्थान का हक है वो क्लेम नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑपरेटर नहीं है, हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। और जो करोड़ों रुपए का क्लेम बनकर इंश्योरेंस कंपनी से राजस्थान को मिलना चाहिए, उसके माध्यम से जो सीएससी अच्छे ढंग से, जो भी सीएससी के अंदर जरूरत है वो पूर्ति होनी हो, पर उस क्लेम के संदर्भ में भी हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। तो सभापति महोदय, जो ये योजना है और ये आरजीएसएस में क्या हुआ, आज सरकारी कर्मचारियों के से कहां दर दर भटक रहे हैं। आज उसके माध्यम से दवाई लेने के लिए कोई दवाई की दुकान में जाते हैं, मेरे पास सीजीएसएस और आरजीएसएस दोनों है, मेरी दवाई लेने के लिए वहां जाता हूं तो वो दुकानदार कहता कि नहीं साहब, ये आरजीएसएस वाला तो आप साइड में रखो साहब, इसका तो पेमेंट का ही भरोसा नहीं। ये हकीकत है, कोई भी जाकर देख लो, एक्स एमपी के तौर पर वो मिलता है मेरे को। तो ये व्यवस्था जो धरातल के अंदर है, जो अगर गलत किसी ने भी करी है उसको सुधार कौन करेगा? सुधार अपन लोगों को करना पड़ेगा। सभापति महोदय,
बातें बहुत हैं, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बोली सभी जिलों में, तो उन जिलों के अंदर शायद जालोर जिला ही नहीं रहा। जोगेश्वर जी, आपका जिला राजस्थान के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हो गया है, इससे पहले बोले कि जालोर जिले के अंदर। राजय अंत में एक बात कर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि आज मेडिकल साइंस बहुत तब्दीली हो रही है। गूगल ने अनाउंस कर लिया कि भविष्य की मेडिकल साइंस जो आंख के जो रेटिना को कैप्चर कर और ये बता देगी, उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन और किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम लोगों को भी आगे बढ़कर जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, जो अनाउंस कर चुकी है गूगल, उसको समझकर और राजस्थान को उसको संदर्भ में करना है। और अंत में एक आंकड़ा और देना चाहता हूं, श्रीमती जो अनिता बघेल, टोटल फर्टिलिटी रेट है इस देश में 1950 के अंदर 6.18 थी। आज देश के अंदर 2021 के अंदर 1.9 हो गई। तो जनसंख्या बढ़ाने की अपन लोग बात कर रहे हैं, हकीकत में 2.1 नहीं रहेगी तो जनसंख्या घटेगी। इसको भी समझने की किसी इस डिपार्टमेंट की, अगर ये डिपार्टमेंट नहीं समझेगा, नहीं बताएगा, तो ये भ्रम और भ्रांति फैलती रहेगी। समय कम है। सभापति महोदय, धन्यवाद।